राधे राधे सभी को. वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज नीरज कुमार चौधरी, physics lecturer. So in the previous lecture we discussed about electrostatics, dielectrics problems, and we also calculate the electric field inside the dielectric sphere. तो ये अपन कैलकुलेट कर चुके थे. बट हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर इन केस आप डाइपोल मोमेंट से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी अपने पास में पॉसिबल है. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट से कैसे हो सकता है पॉसिबल? देखो, ये बीएससी की आपको बुक्स में भी मिल जाएगा. ठीक है, अपन बीएससी में भी ये चीज़ पढ़ते हैं. देखो कैसे मैं बता रहा हूँ ये चीज़, कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक स्फीयर दे रखा है. ठीक है, पोलराइज्ड स्फीयर. और ये जो पोलराइज्ड स्फीयर है, इस पोलराइज्ड स्फीयर पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई अपने पास में एक रैंडम डायरेक्शन है, ये एन कैप. ठीक है, और ये पोलराइज कौन सी डायरेक्शन में हो रखा है? इस डायरेक्शन में, विद एंगल थीटा. ये रेडियस आर हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ तक, ये जो पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा. और ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा. दैट मीन्स जेड की वैल्यू जो होगी अपने लिए वो कितनी आएगी यहाँ पे? आर कॉस थीटा. और आपका पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में है, जो पी. ठीक है, पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में है. तो देखो एक बात बताओ, अपने पास में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू डाइपोल? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कितना आएगा अपने पास में? V इज इक्वल्स टू कितना होता है? के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर. यही आता है अपने पास में. नाउ जो अपने पास में P होता है, वो P क्या होता है अपने पास में? पोलराइजेशन इनटू वॉल्यूम. ये जैसे कि मैं कल भी बता रहा था, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू. यही होगा अपने पास में. तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो, ये अपने पास में 4/3 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा P. ठीक है, अब यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगा, ये P, ये कॉस थीटा, और ये ओवर कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर. ठीक है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. अपने पास में V कितना बचेगा? ये V रह जाएगा अपने पास में कितना? ये हो जाएगा अपने पास में P आर क्यूब कॉस थीटा ओवर, ये कितना बचेगा? 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक, तो ये अपने पास में पोटेंशियल होगा अब. ठीक है, अब पोटेंशियल अगर आप, अब देखो इनसाइड और आउटसाइड अपन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो बोल देता है कि भैया आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक, आउटसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर. अपन ने इनसाइड तो निकाल ली थी, कल भी निकाली थी. अगर ये आउटसाइड की बात करता है तो देखो आउटसाइड कितनी होगी. तो ऑब्वियस ही बात है, अपने पास में जो E होगा वो कितना होता है? माइनस के डेल फाई एन. ठीक है, अपने पास में E कितना होता है? माइनस के डेल फाई एन. यही होता है अपने पास में. अब एक बात बताओ, ये जो E होगा ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? आर कैप डेल अपॉन में डेल आर. और अपने पास में फाई तो नहीं है, इस बार V है. और इनकी क्यों बात कर रहे हैं? अब तो टोटल अपन को बाहर निकालना है ना, तो टोटल तो अपने पास में पोटेंशियल V है. और ये हो जाएगा थीटा कैप ओवर आर कैप डेल V ओवर डेल थीटा. ठीक है, डेल V ओवर कितना आना चाहिए था? डेल थीटा. तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी. अब जो अपने पास में E होगा ये कितना हो जाएगा? देखो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये जो V आ रहा है अपने पास में, ये V कितना आ रहा है? ये हो जाएगा माइनस के आर कैप डेल ओवर डेल आर. ये आ रहा था अपने पास में, K तो नहीं आ रहा. P आर क्यूब कॉस थीटा अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. यही आ रहा था. प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. माइनस थीटा कैप ओवर आर डेल ओवर डेल थीटा. डेल थीटा ये P आर क्यूब कॉस थीटा ओवर यहाँ पर आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर.
तो ये ई जो होगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो माइनस के आर कैप हो गया। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, ठीक है, माइनस के 2 पी आर क्यूब कॉस थीटा, और ये ओवर कितना आ जाएगा अपने पास में 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, प्लस यहाँ पर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन थीटा आता है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पर तो अपने पास में बचा थीटा कैप ओवर आर इंटू दिस 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, ये पी आर क्यूब, और यहाँ पर कितना बचा अपने पास में साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अपने पास में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है, देखो पी आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो अपने पास में कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा अपने पास में 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी किसकी, पोलराइजेशन के साथ में, ठीक है, ये आउटसाइड होगी अपने पास में, ठीक है, ये आउटसाइड होगी अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले भी निकलवाई है आपकी, लेकिन इस बार टर्म अपने पास में किसका आ रहा है, पोलराइजेशन का, ठीक है। ये जो पोलराइजेशन की वजह से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी आएगी अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में किसकी होगी, बाहर की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सरफेस की बात करूं, ऑन द सरफेस, तो सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना था अपने पास में, पी आर क्यूब कॉस थीटा अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही था। तो सरफेस पे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो ये बचेगा पी आर कॉस थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, आर कॉस थीटा कितना होता है, जेड हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। याद करो ये अपने पास में ये कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है अपने पास में, v, ये कुछ कांस्टेंट इनटू z, वेयर जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है अपने पास में c, वो कितना आ रहा है p अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। कल अपन ने a1 भी निकाला था, मतलब जो भी अपने पास में प्रीवियस लेक्चर था ना, जो भी आएगा उस प्रीवियस लेक्चर में अपन ने p अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट भी कल की क्लास की बात है, हाँ कल की क्लास में अपन ने c बराबर p अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट भी निकाला था। वहाँ पर a1 था, यहाँ पर c है। मैंने क्या बोला था, आप चाहे डाइपोल से करो किसी से करो, ठीक है, वही चीजें आनी है आपके पास में। अच्छा तो एक बार बताओ, यहां पर अब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, वो मैंने कल कैलकुलेट करी तो थी आपके लिए। सरफेस पर जब आप जाओगे तो बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी, E1n माइनस E2n, ठीक है, E1n माइनस E2n और ओवर E1n माइनस E2n बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने कल निकाला था। लेकिन अपने पास में अभी सिग्मा तो है नहीं, तो वो कंडीशन तो अपन फॉलो यहाँ पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिग्मा ही नहीं है अपने पास में। पहले सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको आपसे पहले इसमें इस पोटेंशियल की मदद से पहले आपको सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये जो डेल स्क्वायर फाई होता है ना, ये होता है अपने पास में रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पॉइजन्स इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आप सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हो, और कल जो सिग्मा अपने पास में आया था माइनस पी कॉस थीटा, वो यहीं से आएगा, वो माइनस के पी कॉस थीटा यहीं से आएगा। तो मैं थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूं कल के टॉपिक को, ठीक है। तो कल के टॉपिक जो अपने पास में था वो लिंक है यहां से। तो वो अपने पास में जो सिग्मा जो कल निकाला था अपन ने, जो कि अपने पास में मैंने माइनस के पी कॉस थीटा रख लिया था, ठीक है, वो यहां से आ रहा था इस पोटेंशियल की मदद से। ये पोटेंशियल रखा हुआ है आपके पास में पी जेड अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है। तो अपन को सरफेस के ऊपर ही अपने पास में बाउंड चार्ज डेंसिटी आ रही थी, उस बाउंड चार्ज की वैल्यू अपन यहाँ से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन की टर्म में आ रहा है पूरा का पूरा, तो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्म में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपने पास में कितना जाएगा, पी कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बार बताओ, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा
जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। सारा का सारा चार्ज आपके पास में जो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मैं आपको बता देता हूं कहां गया वो डायग्राम। भाई पोलराइज हो गया, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि पोलराइज होते ही चार्ज आपके पास में सरफेस पर आ रहा था, क्योंकि वॉल्यूम बाउंड चार्ज तो अपने पास में 0 आता है, ये सरफेस पर आ गया, और यहां पर ये नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने पास में क्या हो गया, और पोलराइजेशन तो देखो ऐसे ही होगा अपने पास में। ठीक है, तो अपने पास में ये जो अपने पास में वैल्यू आ रही है पोलराइजेशन की हो गई, और ये अपने पास में पोलराइज्ड हो गया स्फीयर। अंदर तो मैंने कल भी बताया था कि भाई वॉल्यूम बाउंड चार्ज तो प्रेजेंट ही नहीं है। जब वॉल्यूम बाउंड चार्ज ही आपका प्रेजेंट नहीं है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड होगा। सिंस पोटेंशियल on the surface is equal to potential inside the surface। ठीक है, इनसाइड द सरफेस। तो एक वो बताओ कितना था सरफेस पे, pz/3 एप्सिलॉन नॉट, यही था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगी वो कितनी होगी अपने पास में, ये हो जाएगी -k del/del z, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में pz/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा z कैप। फिर E इनसाइड कितनी हो जाएगी अपने पास में, E इनसाइड आ जाएगी अपने पास में -p/3 एप्सिलॉन नॉट और z कैप। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, तो ये अपने पास में आ गई अपने पास में वैल्यू कि -k p/3 एप्सिलॉन नॉट और ये z कैप। अब बताओ ये क्या चीज़ बता रहा है अपने को, एक बात बताना, मैं वापस से आपको ये थोड़ा सा फिजिकल बता देता हूँ इसका मीनिंग। ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर यहाँ पर एक चार्ज आ गए अपने पास में बहुत सारे, ये प्लस चार्ज तो इधर आ गया, और ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये अपने पास में स्फीयर है और उसके ऊपर एक तरफ प्लस चार्ज आ गया और एक तरफ कौन से चार्ज आ गए आपके पास में, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पोलराइजेशन की अपन ने जो डायरेक्शन ले रखी थी वो कहां पे ले रखी है, +z डायरेक्शन के अंदर। भाई पोलराइजेशन जो था, पोलराइजेशन की अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूं तो ये अपने पास में डायरेक्शन किसकी है, एक ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में पोलराइजेशन की डायरेक्शन हो गई आपकी। अब एक बार बताओ अपने पास में फॉर्मूला क्या आ रहा है, E बराबर कितना होता है, -k p/3 एप्सिलॉन नॉट और z कैप। यही है इनसाइड की बात करूं तो मैं, इनसाइड तो यही अपन ने अभी निकाला है, और कल के केस में मैंने यही निकाला था। तो एक बार बताओ ये नेगेटिव टाइम्स नहीं जा रहा है, इसके नेगेटिव टाइम्स का मतलब है उल्टा, और ऑब्वियस ही बात है प्लस से माइनस ही जाती है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो प्लस से माइनस ही जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव z, ये तो पॉजिटिव z है, ये नेगेटिव z है। तो आपके पास में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, अब वो देखो कैसी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने लिए, मैं इसी में बना देता हूँ, ये वाइट जो डॉट्स आ रहे हैं ये नेगेटिव होगी, ये वाइट डॉट जो बता रहा हूँ ना मैं, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो डॉट आ रहा है ये वाला डॉट,
ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, समझ गए। और देखो आउटसाइड, आउटसाइड अपने पास में आर का कंपोनेंट भी आ रहा है और थीटा का कंपोनेंट भी चल रहा है, वहां पर आर कैप का कंपोनेंट भी है। इसका मतलब आउटसाइड में देखना अभी आप, आउटसाइड क्या होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है, पूरी की पूरी अपने पास में। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना लेता हूं मैं, और उससे क्या है फिर तुम एक ही डायग्राम में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये इस तरीके से, यहां पर अपने पास में क्या है, ये प्लस चार्ज है, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात बताओ, अपने पास में अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है, ये अंदर है आपके, ठीक है, ये अंदर की साइड जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में, ये अपने पास में, ठीक। और बाहर देखो, बाहर अपने पास में रेडियली कंपोनेंट भी है और थीटा वाला कंपोनेंट भी है। इसका मतलब जब बाहर जाएगी अपने पास में तो देखो किस तरीके से जाएगी, बाहर जाएगी ये रेडियली ऐसे, ये रेडियली ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से रेडियली नॉर्मली जाएगी बाहर, यहां पर भी नॉर्मली, ये नॉर्मली, ये नॉर्मल, ये इस तरीके से बाहर जाएगी और फिर थीटा की तरह घूम के वापस यहीं आ जाएगी, क्योंकि थीटा का कंपोनेंट भी तो आ रहा है, थीटा डायरेक्शन भी तो आ रही है, ये इस तरीके से। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, ठीक है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है उसके इनसाइड और आउटसाइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता है वो इस तरीके से बनता है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप फटाफट से इसको उतारो, फिर मैं अगला टॉपिक कराता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे टॉपिक का नाम देता हूँ अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड है ये इसका। अरे सॉरी सॉरी, आगे भी तो है ना। बनाना चाहो तो बना सकते हो।
ठीक है, तो ये अपने पास में ये टॉपिक होता है एंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर वो कितनी कैलकुलेट होकर आती है। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना कि -P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। अब जो अगला टॉपिक आता है ना, अगला टॉपिक ये है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो अपने को अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी डाइलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर। अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो कंटिन्यूस के लिए निकालेगा था ना एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टाउ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में निकाला था अपन ने। ठीक है, तो इसमें अपन जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी for the charge distribution is given by W equals to half एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट प्रीवियस लेक्चर्स में आपको करवा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर जो भी रहे होंगे ना अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें ऑलरेडी मैं ये कैलकुलेट करा चुका हूँ। आगे मैं फर्दर मूव करूँ तो अपने को निकालनी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, सपोज लेट there is a change in work done due to change in charge density अब देखो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अपने पास में चार्ज डेंसिटीज ही चेंज हो सकती हैं, क्योंकि अपन ने निकाला है वॉल्यूम बाउंड चार्ज और एक निकाला था सरफेस बाउंड चार्ज। दो तरीके की अपने पास में क्वांटिटीज निकाली। वहां फिक्स रहता था, वहां पर जो अपने पास में ये जो अपने पास में रो अपन निकालते थे, इसके लिए भी अपने पास वैसे निकाल सकते हो, उसके लिए भी चेंज। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे दो तरीके की आती हैं अपने पास में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि हल्का सा अगर अपन चेंज करते हैं किसको, चार्ज डेंसिटी को, तो हल्के से उस चेंज की वजह से उसमें चार्ज जो होगा वो भी चेंज होगा। भाई अपने पास में चार्ज डेंसिटी जो चार्ज को बताता है उसमें भी चेंज आएगा। इसका मतलब जो वर्क डन होगा अपने पास में, नाउ वर्क डन इज डिफाइंड एज, तो अब वर्क डन कैसे डिफाइंड होगा, मैंने चेंज के लिए बात कर रहा हूं। तो देखो चेंज के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई नहीं, Q इंटू वी पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल तो मान लिया कितना अपने पास में 5। ठीक है, और डी टाउ आपके पास में वो एलिमेंट हो गया जिस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हो जाएगा आपके पास में डेल रो, मतलब ये इंटू दिस चार्ज बन जाएगा टोटल, और 5 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में चेंज इन वर्क डन, या फिर ये अपने पास में हाँ चेंज इन वर्क डन, जहाँ पे 5 अपने पास में क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, अब इसी को अपने को क्या करना है, आगे ड्राइव करना है कि भाई इस फॉर्मूले में अब क्या ऐसा मॉडिफिकेशन करें अपन कि अपने पास में ये फॉर्मूला क्या हो जाए, ड्राइव हो जाए। अब एक बार बताओ, यहाँ पर जो अपने पास में चार्ज डेंसिटी जो है, वो चार्ज डेंसिटी कौन कौन सी होती है, वो जो चार्ज डेंसिटी होती है अपने पास में वो बाउंड वाली भी हो सकती है और फ्री वाली भी हो सकती है, मैंने दोनों ही लेनी है। ठीक है, अब एक बार बताओ यहां पर इस डेल रो को मैं किससे रिप्लेस करूं, क्योंकि अपन डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। ठीक है, तो यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल गॉस लॉ,
ठीक है। तो अपने पास में अपन ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे कि भाई डेल डॉट जो डी होता है वो कितना आएगा अपने पास में, रो आता है। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंशियल फॉर्म जो गॉस लॉ पढ़ाया था ना, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा कि भाई ये फॉर्म अपने पास में डेल डॉट ई कितना आता है, रो आता है। ये अपन ऑलरेडी ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अपने को तो ये चेंज चाहिए ना, तो इसमें चेंज डालो। नाउ इफ change in charge density then, तो एक बार बताओ, ये अपने पास में ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट ये आ जाएगा रो डी। ठीक है, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, रो नहीं बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा ये रो आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा है अपने पास में और ये अपने पास में रो है। ठीक है, तो ये अपने पास में डेल्टा ओमेगा था, ये अपने पास में डेल रो है, तो अपने पास में ये डेल डी के अंदर जो चेंज होगा वही अपने पास में क्या दे देगा इधर, डेल रो, मतलब चार्ज डेंसिटी के अंदर जो चेंज होगा वो। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, नाउ वर्क डन बिकम्स, अब वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास में, वर्क डन देखो कितना होगा अपने पास में, कितना था ये, डेल डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये रख दिया मैंने डेल डॉट रो डी इंटू फाई, और ये कितना आ गया डीटा। अब अपन वेक्टर का आइडेंटिटी लगाते हैं। नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी कौन सी, अगर डेल डॉट एफ और एक ए वेक्टर है अपने साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट ए इंटू एफ प्लस डेल एफ डॉट ए। नाउ एफ को तो अपन फाई से रिप्लेस कर देते हैं, नाउ एफ को तो फाई से रिप्लेस कर दिया, और ए को किससे रिप्लेस करेंगे अपन इधर, डेल डी से, चेंज इन डेल डी, ये डेल डी से रिप्लेस कर दिया, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट फाई, ये कितना आ जाएगा, डेल डॉट नहीं आएगा, ये आएगा रो डी, सॉरी डेल्टा डी, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में डेल्टा डी, और यहाँ पर आ जाएगा ये फाई प्लस डेल फाई डॉट, ये अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में रखा हुआ है वहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसको रिप्लेस कर देंगे अपन, इसको क्या कर देंगे अपन, रिप्लेस कर देंगे। तो अब अपने पास में इंटीग्रेशन होगा। नाउ वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास में, वर्क डन डेल डब्ल्यू, ये कितना था अपने पास में, ये वाली वैल्यू थी, इसकी जगह तो ये रख दी मैंने, ठीक है, माइनस, और पूरे पर कितना था ये, डीटा। ठीक है, तो इसको मैंने अब क्या कर दिया, इस वेक्टर आइडेंटिटी से रिप्लेस मार दिया। ठीक है, अब अगर इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं, जो कि ये वैल्यूज अपने पास में रिप्लेस हो गई, तो अब इसको क्या करेंगे, एक बार तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अपन ये जानते हैं कि भाई अपने पास में जो फ्लक्स होता है ऑल स्पेस, अच्छा हाँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के इसको स्पेस में कन्वर्ट कर लेंगे, और स्पेस में जो अपने पास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो फ्लक्स होता है वो अपने पास में कितना आएगा, जीरो। देखो मैं अभी बताता हूँ क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, इसको अभी अपने को तोड़ लेते हैं। ये डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा डेल फाई डेल डी डी टाउ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई डेल डी इंटू डी टाउ, यही वैल्यूज आएंगी अपने पास में। ठीक है, ये हो गया डेल डब्ल्यू। अब एक बार बताओ, एक मिनट इसको हटाओ, एक बार बताओ, यहाँ पर इसके अंदर मैं वो नहीं लगा सकता, ये अपने पास में बाहर ही तो आ रहा है, ये डेल यहाँ पर डॉट है, ये यहाँ पर डॉट है अपने पास में,
तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी तो लगा सकता हूँ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो अपने पास में ये जो डेल डब्ल्यू होगा ये क्लोज इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर डेल डॉट अपने पास में डी टाउ में जा रहा है ना ये, तो ये सरफेस में आ जाएगा, और सरफेस के अंदर जो अपने पास में ये वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, फाई, और ये हो जाएगा डी एस माइनस ये डीटा। अब एक बात बताओ, ये सरफेस के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये आपका दे रहा है किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। लेकिन अपन को तो वॉल्यूम में ही तो एनसेंबल करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो एनर्जी वाली मैंने जो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी, वहां पे तो अपन ने वॉल्यूम के लिए ही क्या किया था, वॉल्यूम के लिए ही तो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। क्योंकि अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा कर रहे हो, एनसेंबल कर रहे हो, तो एक वॉल्यूम तैयार होगा। इसका मतलब ये सरफेस के लिए तो वैलिड नहीं रहेगा अपने पास में, ठीक है। Since for surface term electrostatic energy is not defined, ठीक है। सरफेस टर्म के लिए अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन को तो वॉल्यूम पे एनसेंबल करना है ना, ठीक है। और अपने को ये भी पता है कि जो फ्लक्स जो होता है अपने पास में ऑल स्पेस में, ठीक है, ऑल स्पेस के लिए अपने पास में जो फ्लक्स होता है वो कितना आता है अपने पास में, जीरो भी तो होता है। ऑल स्पेस के लिए तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। एक बार बताओ, पूरे स्पेस की बात कर लेता हूँ, तो पूरे स्पेस में एक बार बताओ कि कहाँ कौन सी सरफेस आप लेट करोगे कि भाई वहाँ से बाहर जाएगा। स्पेस कंसीडर पूरा ही कर लिया आपने, अब उस स्पेस से बाहर जा सकता है क्या? आप जितना इमेजिन कर सकते हो ना, जितना बड़ा स्पेस, जितना बड़ा इमेज मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, वहाँ से फ्लक्स कहाँ बाहर जाएगा, कहीं दूसरे स्पेस के अंदर। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ठीक है, तो ये अपने पास है फॉर सरफेस टर्म, तो अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। सो डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, ये डेल फाई डॉट डेल डी, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, डी टाउ। देखो कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो सीधे सीधे मैं एक मीनिंग बता देता हूँ आपको। सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता, वॉल्यूम के लिए ही वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने को जो एनसेंबल करना है वो वॉल्यूम के लिए ही करना है। अपन ने जो अब शुरू में जो अपन ने वर्क डन जो लिया था वो डी टाउ के केस में ही लिया था। यहाँ डी एस आ चुका है, यहाँ पे डी एस आ रहा है। एनर्जी तो डी टाउ की टर्म में ही निकालनी है, डी एस की टर्म में तो एनर्जी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो अपने पास में ये हो जाएगा, सिंस ई जो होता है वो कितना होता है, माइनस के डेल फाई। ई जो होगा आपके पास में वो कितना होगा, माइनस के डेल फाई। तो ये अपने पास में डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ई डेल डॉट डी, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये डी टाउ। अच्छा, ऑल्सो आपके पास में ये जो डी होता है ये एप्सिलॉन ई भी तो होता है। मैंने करवाया था ना प्रूफ, एक नोट देके करवाया था देखो प्रीवियस क्लास में, कि डी जो होता है अपने पास में वो क्या होता है, एप्सिलॉन ई होता है, ठीक है। तो डी होता है वो कितना होता है अपने पास में, एप्सिलॉन ई। तो अगर एक बार बताओ ये डेल डी करता हूं तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा, डेल ई। यही वैल्यू आएगी अपने पास में भाई, डी बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन ई। अगर मैं अपने यहाँ पे डेल डी कर देता हूं तो फिर अपने पास में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन डेल ई। तो अपने पास में अब देखो डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा मैं, एप्सिलॉन डेल ई, और ये कितना आ जाएगा, डी टाउ। एप्सिलॉन बाहर आ गया, ये ई डॉट डेल ई, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डी टाउ। नाउ अपन ये भी जानते हैं कि अगर मैं डेल ऑफ ई स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो ये अपने पास में कितना बनेगा, 2e डेल ई, यही बनेगा अपने पास में, ठीक है। तो मतलब 1/2 डेल ई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, e डेल ई, इक्वल वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दो तो अपने पास में डेल डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डेल डब्ल्यू कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन, ये 1/2,
और ये हो जाएगा डेल ई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में डी टाउ। डेल डब्ल्यू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई स्क्वायर, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा डी टाउ। ये तो कुछ वैसे ही टर्म आ गए जो अपन ने पहले भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली थी। वहां पर अपने पास में जो ये परमिटिविटी आ रही थी ना, ये मीडियम की ना होके वहां पे किसकी आ रही थी, ये मीडियम की ना होके वहां पे किसकी आ रही थी, ये टर्म अपने पास में ये वाली ये आ रही थी अपने पास में उसकी पर एयर की आ रही थी अपने पास में ये, ठीक है। तो ये अपने पास में किसकी आ रही थी, एयर की आ रही थी। अब एक बात बताओ, देखो इसको अभी तक डाइलेक्ट्रिक में चेंज नहीं किया, अगर मैं इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दूं, तो अपने पास में एक बताना, ये W हो जाएगा एक, तो ये चेंज ये एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसका भी अपन ने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो एक इंटीग्रेशन इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी टाउ। ये W आ गया अपने पास में, ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं। नाउ जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, W कितना निकाला था अपन ने, एप्सिलॉन बाई 2 ई स्क्वायर, ये डी टाउ, ये 1/2, ये एप्सिलॉन ई डॉट ई डी टाउ, यही आएगा अपने पास में। ये कितना आ जाएगा 1/2 डी डॉट ई, और ये कितना आ जाएगा डी टाउ, यही आएगा अपने पास में। भाई एप्सिलॉन ई तो अपने पास में क्या होता है, डी बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन ई तो होता है, यही वैल्यू होती है। ऑल्सो देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास में, एक फॉर्मूला तो ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ना, तो ये भी अपने पास में है। दूसरा ऑल्सो जो अपने पास में जो डी होता है ना बेटा, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और बाहर रखा हुआ है आपका ई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये डी टाउ। ये कितना हो जाएगा हाफ, इसको अगर इंटीग्रेशन को तोड़ देते हो तो ये तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास में, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट ई डी टाउ, ये वैल्यू बनेगी। और इसको कैसे लिखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, हाफ पी डॉट ई डी टाउ, ये अपने पास में क्या होगा W। ये भी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 3 फॉर्म करा दिए आपको, ठीक है। एक चेंज करवाया था, उस चेंज से मैंने पहले टोटल निकाला, किसके लिए, मीडियम के लिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये इट इज वर्क डन फॉर अ मीडियम, इट इज वर्क डन या फिर वर्क डन, हाँ वर्क डन टू ensemble a charge configuration in dielectrics, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स आ रहा है अपने पास में, एप्सिलॉन आ रहा है, मीडियम का कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक। सेकंड वाला केस, ये वाला, इसमें कैसे लिखोगे आप, इट इज अ वर्क डन टू ensemble charge distribution in dielectrics in the form of किस किस के बीच में है ये फॉर्म में अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली चीज है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला निकला है, देखो इसमें 2 टर्म आ रही हैं। इन द अबाउ इक्वेशन
फर्स्ट टर्म represent first term represent what? First term represent continuous charge distribution, continuous charge distribution। या एक काम करो, इसको मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूं मैं, एक मिनट। रिप्रेजेंट the above equation, first term represent ensembling of continuous charge distribution, and second term represent the work done due to polarization। तो अपने पास में ये दो टर्म बनेंगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, पहले आपको चार्ज इंसेंबल करना पड़ेगा और उस चार्ज में इंसेंबल करने के बाद में पोलराइजेशन भी तो आएगा। डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक्स आएगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा तो पोलराइजेशन आएगा, तो पोलराइजेशन की टर्म भी इसमें आ रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस भी आ रहा है, पोलराइजेशन भी आ रहा है, दोनों टर्म्स आ रही हैं अपने पास में। अब इसको उतार लो आप। ये लो। तो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया यहाँ पर होता है एंड समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इसके किसी नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे।